लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। और चूंकि पलायन इतना ज़्यादा है कि अगर सच माने में माना जाए तो पुरुषों से ज़्यादा आपकी वोटर्स बिहार में महिलाएं ही हैं, जो क्योंकि महिलाओं का पलायन आज भी कम हुआ है। इसलिए मैं महिलाओं को आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि निकलिए अपने घरों से, निकलिए और 11 तारीख को दिखा दीजिए कि आप कितनी महत्वपूर्ण है। आपके बिना न तो घर बदल सकता है, न परिवार बदल सकता है, न राज्य बदल सकता है, न सत्ता बदल सकती है। तो ये जो परिवर्तन है ये सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, ये बिहार के बदलाव के लिए है। और इस बदलाव में साथ निभाइए और आगे आइए बहनों, और पूरी की पूरी संख्या निकल के आइए और दिखा दीजिए, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए और कंधे से कंधा जनसुराज के साथ मिलाइए। धन्यवाद। अब मैं माइक डॉक्टर संजय को देती हूँ, वो अपने काम के बारे में और हमारे बगल में जो हमारे पूजनीय डॉक्टर आदरणीय बैठे हैं अरुण जी, इनके बारे में वो जानकारी देंगे और 11 तारीख को डॉक्टर्स की टीम क्या क्या सुविधा और क्या चीज़ दे रही है इस बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय, कमांडेंट मेडिकल रिटायर्ड, PMCS से पढ़ा हूँ और पार्लियामेंट्री फोर्स में रहा मैं 21 साल। उसके बाद PRS लिया था। प्रशांत जी को हम बहुत पहले से जानते थे। जब पदयात्रा शुरू हुआ तो हम 1 साल पदयात्रा में रहे। पदयात्रा के बाद प्रशांत जी ने पूरे बिहार में डॉक्टर्स को जोड़ने की जिम्मेदारी दिया। हमारी छोटी सी टीम है, हम लोगों ने पूरे बिहार में डॉक्टर्स को जोड़ा है और लगातार 1.5 साल से हम डॉक्टर्स को जोड़ रहे हैं पूरे बिहार में जितने जिला हैं। और आरोग्य टीम जो अब मेडिकल विंग है और उसमें एक सेंट्रल कमेटी का निर्माण हुआ है, उसमें मैं एज ए कन्वीनर इंचार्ज हूँ। और जो हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अरुण सर, जिसके बारे में इंदू जी बता रहे थे, वो मेदांता पहले IGMS में डायरेक्टर रहे, IGMS के बाद मेदांता का फर्स्ट मेडिकल डायरेक्टर रहे जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मेदांता का, और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हुए हैं। और ये भी पिछले 1.5 साल से एक्टिवली जनसुराज में जुड़े हैं। अभी जो हमारा मेडिकल विंग का सेंट्रल कमेटी बना है उसमें अध्यक्ष है। और अभी जो इतना बड़ा ऐतिहासिक रैली जिसमें 5 लाख लोग आने हैं पूरे बिहार से, उसमें जो हमारा जो 14 गेट है उसमें 8 जगहों पे हम लोग मेडिकल कैंप लगाएंगे। उसके बारे में विस्तार से सर बताएंगे और मैं माइक सर को देना चाहूँगा। वो आगे जो हम फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, लोगों को सेवा करना चाह रहे हैं इस रैली में, इस रैली में जिसमें 5 लाख लोग आने वाले हैं, उसके बारे में सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे। धन्यवाद आप सबों को। और मैं अपना परिचय नहीं दूंगा क्योंकि 2 व्यक्तियों ने, मैडम ने और हमारे कलीग ने परिचय दे दिया है, वो मैं समझता हूँ काफ़ी है। मुख्य रूप से जो आपसे मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, जो सूचना, और जो 11 तारीख को हमारे जनसुराज की रैली होने जा रही है। 5 लाख इन्होंने कहा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जनसुराज की पूरी टीम जिले कस्बे प्रयास कर रही है कि ये संख्या जितनी अधिक से अधिक हो उतनी हो। 5 लाख का 6 लाख का हम लोगों ने एक अनुमान किया है कि इतने की व्यवस्था मेडिकल के रूप में, टीम के रूप में कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि ये तो 1-2 साल से करीब जनसुराज आरोग्य का काम कर रहे हैं, चिकित्सकों को जनसुराज के साथ जोड़ रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन इसको और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशांत जी के निर्देश पर और उनके सहयोग से हम लोगों ने जनसुराज आरोग्य एक सेल, जिसको कहिए जो अन्य दलों में कहा जाता है चिकित्सा प्रकोष्ठ, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ हम लोगों ने नाम नहीं रखा है, हम लोगों ने जनसुराज आरोग्य इसका नाम रखा है। और उसकी संरचना होगी कि एक केंद्रीय समिति होगी और हर जिले में 38 जिले में हम लोग 5-5 सदस्यीय वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी चिकित्सकों की बना रहे हैं, जिसमें 25% हम लोग बना चुके हैं। उद्देश्य ये है कि हम लोग मुख्य रूप से चिकित्सकों के बीच जनसुराज के नीतियाँ, जनसुराज के सिद्धांत और खास करके बिहार में जो वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था है उसके बारे में फीडबैक लेना। चिकित्सा व्यवस्था में आप जैसा जानते हैं कि 2 तरह की चिकित्सा व्यवस्था है जो जनता को दी जाती है, ब्लॉक स्तर से लेके पटना के स्तर तक, PMCH हो, NMCH हो, IGMS हो,
मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने बिहार सरकार में भी काम किया, PMCH में भी रहा, NMCH में भी रहा, कालांतर में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी 11 वर्ष रहा, जिसमें 5.5 साल में उसका निर्देशक था। तो मुझे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों से मैं अवगत हूँ। इनर मेंबर ऑफ दिस सिस्टम। अभी जो लोगों का अपना मानना है कि अभी जो चिकित्सा व्यवस्था की बात हो रही है वो एक कागजी स्तर पर है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी कुछ हद तक इससे सहमत होंगे। उदाहरण मैं देता हूँ, सरकार या सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के हुआ कहते हैं कि हमने इतने संख्या में दवा हर ब्लॉक में उपलब्ध करा दी। कभी किसी ने जाके चेक नहीं किया कि कितने संख्या में उन्होंने उपलब्ध कराया। स्थिति क्या बन रही है, मरीज आते हैं, डॉक्टर के पास दवा नहीं, वो कहते हैं ये दवा नहीं है, पुर्जा काट। हो सकता है कुछ केसेस में डॉक्टर भी गड़बड़ी कर रहे होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ज्यादातर केसेस में दवा रहती नहीं है। बोर्ड पर लिखा हुआ 108 किसी में 148 किसी। नतीजा क्या होता है, जो पब्लिक, उनके परिजन, चिकित्सक और वहाँ के स्टाफ को गाली गलौज और अंत में मारपीट जो आप देखते हैं जो होता है। तो ये मैंने पानी का उसमें जाऊँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी आज आप लोगों से मिलने का मूल उद्देश्य है 11 तारीख को हमारी क्या तैयारी है। 11 तारीख को 14 गेट है। 14 गेट की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सोचा है कि 8 स्टैटिक कैंप, हम लोग हेल्थ कैंप, जिसको कहिए कि प्राइमरी केयर के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए, वो हेल्थ चेकअप का कैंप नहीं होगा, उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। वो फर्स्ट एड के लिए, इमरजेंसी हैंडलिंग के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, गर्मी का समय है, लू लग सकता है, कोई उम्र दराज हो, उनको सांस की तकलीफ हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, किसी को चोट लग जा सकती है, किसी को डिहाइड्रेशन हो सकता है, किसी को उल्टी हो सकती है, सो। तो इस तरह के जितनी आकस्मिक कोई परिस्थिति बनेगी उस रैली के तहत, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए ये 14 गेट में 8 हम लोग स्टैटिक, मैं फिर कह रहा हूँ स्टैटिक स्थायी वहाँ रहेगा। हर एक स्टैटिक कैंप के अंदर हमारे 1 या 2 चिकित्सक होंगे, 2 से 3 नर्सिंग स्टाफ होंगे, 2 से 3 वॉलेंटियर होंगे, और जितनी भी जीवन रक्षक दवाएं हैं और जो चोट, उपचार, दर्द, इन सब की दवाएं हैं, ऑक्सीजनेशन की सुविधा होगी, एम्बुबैग जिससे रिससिटेट करने की सुविधा होगी। तो भीड़ में किसी प्रकार की कोई जो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उनको टैकल करने के लिए सारी सुविधा हम लोग एक ऑर्गेनाइज रूप से कर रहे हैं। अब स्टैटिक टीम के साथ वहाँ 5 हम लोग एम्बुलेंस रखेंगे, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देने वाले टेक्नीशियन के साथ उपलब्ध रहेंगे। और हम लोगों ने इसके अलावा, ये तो कैंप की बात हुई, कैंप के बाहर मेरिन ड्राइव पर हमारे साथियों की राय हुई कि पिछले बार जो रैली हुई थी 2 अक्टूबर वाली, तो मेरिन ड्राइव पर कुछ हादसा हो गया था, दुर्घटना हो गई थी, तो वहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में समस्या हुई। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि मेरिन ड्राइव पर भी जो वहाँ पुलिस थाना है, जो आप देख रहे होंगे, रोटरी है दीघा के पास, वहाँ पर हम लोग का एम्बुलेंस रहेगा और एक मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम दवाओं के साथ, ऑक्सीजन के साथ वहाँ सुबह से लेके और रैली समाप्ति की भीड़ जब तक लौट नहीं जाएगी तब तक हमारी व्यवस्था वहाँ मेरिन ड्राइव पर भी रहेगी। ये स्टैटिक टीम, और इसके अलावा हम लोगों ने 3-4 अस्पतालों से समन्वय किया है, जिसमें कि आपको मेडिवर्सल है, रूबन है, मेडिवर्सल का एक यहाँ पर और अस्पताल है उनका, और 2-3 और अस्पतालों से हमारी बात हो रही है। तो उनके यहाँ रेफरल का हमने किया है कि 5-5 बेड कम से कम सब जगह, 2 बेड ICU का, वहाँ के चिकित्सक दल वो वहाँ आएंगे। और हम लोग को अगर किसी को जरूरत होगी कि अस्पताल ले जाना है, तो हमारी टीम एज पर एवेबिलिटी उस अस्पताल में ले जाएगी, वहाँ उनका उपचार होगा। सरकारी तो जिला प्रशासन और सिविल सर्जन साहब अपना जो भी एक कोई भी रैली होती है उसमें जो स्टैंडर्ड व्यवस्था होती है सभी अस्पतालों को, मैं भी था IGMS में, मुझे भी चिट्ठी जाती थी, ये रैली है, आप इतना बेड रखिए, इतनी दवा रखिए, वो तो जाएगी। हम आशा करते हैं कि सरकार की व्यवस्था भी अच्छी होगी, लेकिन ये हमारे जनस्वराज आरोग्य टीम की तरफ से, जनस्वराज पार्टी की तरफ से ये व्यवस्था होगी। ये हम सरकार पर आधारित होकर, सरकार पर निर्भर होकर ये व्यवस्था नहीं करते। तो मैं आने वाले जो भी हमारे साथी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आए, जैसा कि हमारे सहयोगी मैडम ने कहा। और मैं उसके पॉलिटिकल पहलू पर नहीं जाऊंगा, बदलाव की रैली है, आना चाहिए, क्या परिस्थिति है, ये आप लोग सब जानते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा जनस्वराज आरोग्य की तरफ से कि आप इस चीज़ से निश्चित हो गया है, भगवान करे आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, हमारी शुभकामना है। लेकिन आपको अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम गांधी मैदान में या आने के क्रम में होगा, हम लोग तत्पर हैं, पूरी तैयारी के साथ तत्पर हैं, व्यवस्था के साथ तत्पर हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरे सुविधा
आपके संतोष के लायक देंगे। हमारी व्यवस्था इस तरह है, उसमें कहीं किसी को संशय नहीं होना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से आने वाले हमारे सभी रैली में साथी भाई बहन नौजवान जो भी आ रहे हैं, और एक बात और बताऊँ, हम लोगों ने अपने हर डिस्ट्रिक्ट यूनिट से भी आग्रह किया है कि वहाँ भी वो अपनी अपनी एक व्यवस्था जिले में रखें, कि अगर किन्हीं को लौटने के बाद या आने के क्रम में या मार्ग में कोई जिला पड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई सहरसा से आ रहा है, पूर्णिया से आ रहे हैं, कटिहार से आ रहे हैं, तो रास्ते में खगड़िया है, रास्ते में बेगूसराय है, रास्ते में मोकामा है, तो जहाँ जहाँ हमारे चिकित्सक हैं वो वहाँ रहेंगे और वो तैनात रहेंगे, हमारा बैनर लगा रहेगा। रास्ते में भी अगर किन्हीं के साथ कोई इस तरह की बात हो तो वहाँ हमको ये सहायता दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी व्यवस्था है, मैंने आपके माध्यम से लोगों को सूचित किया, और मुझे उम्मीद है कि लोग आश्वस्त होकर आएंगे बिना। और जनस्वराज आरोप के बारे में अब 2 मिनट केवल बोल दूँ। संजय जी ने मूल रूप से 2 वर्षों से बहुत प्रयास किया है, और तकरीबन 1800 से 2000 चिकित्सकों को जनस्वराज आरोप का एक्टिव मेंबर बनाया है, सपोर्टर बनाया है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हर तरह के कार्यक्रम में हमको सपोर्ट करते हैं। अब जो मैंने पहले भी कहा कि अब ये जो नई व्यवस्था बनी है, केंद्रीय समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष की जिम्मेवारी मुझे दी गई है उम्र और अनुभव के कारण। बाकी हमारे सारे यंग टीम है, दे आर ऑल वेरी डेडिकेटेड। तो इसके माध्यम से हर जिले में हम जनस्वराज चिकित्सा सेल को व्यवस्थित करेंगे, और तब वहाँ सर्वे शुरू करेंगे कि वहाँ क्या क्या हेल्थ इश्यूज लोगों को हो रहा है। इसका हम हर जिला वार कंपेंडियम बनाएंगे कि किस जिले में चिकित्सा की क्या कमी है, सरकार क्या दावा करती है, लोगों को क्या मिल रहा है। और जनस्वराज का हम एक व्हाइट पेपर बना रहे हैं हेल्थ के लिए, कि अगर जनस्वराज को जनता का सहयोग आशीर्वाद मिलता है, और अगर जनस्वराज को सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो हमारी हेल्थ पॉलिसी क्या होगी, हम क्या किस तरह की सुविधा देंगे, उसमें चिकित्सा शिक्षा भी शामिल है। मैं एक बात आपके माध्यम से इस मौके पर ये लाभ लेना चाहता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा जो प्राइवेट में भी चल रही है, मैं प्राइवेट में भी प्रिंसिपल रहा, वाराणसी में प्रिंसिपल रहा 3 साल, और मैं पानीपत में प्रिंसिपल रहा। मैंने कहा कि मैंने प्राइवेट में भी सेवा दी, सरकार में भी सेवा दी 18 साल, ऑटोनोमस में भी IGMS में 11 साल दिया, और कॉर्पोरेट में भी मेदांता में भी दिया। तो हर जगह एक तरह से आप कह सकते हैं कि हर घाट का पानी हमने पिया है। तो कहाँ का क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ का क्या वीकनेस है, मैं समझता हूँ मुझे अच्छी तरह मालूम है। अभी जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरह की क्लिनिकल ट्रेनिंग है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप सब भी रिस्क हैं, आपसे कोई कौन सी बात छिपी हुई है, कहाँ किस प्राइवेट अस्पताल में क्लिनिकल मटेरियल की पढ़ाई होती है। बच्चे आते हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो आके कहते हैं कि सर हमको एक पेशेंट 2 महीने में कभी नहीं मिला देखने के लिए। अब वो किस तरह का डॉक्टर बनेंगे, और वो जब डॉक्टर बनेंगे तो वो किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएंगे, समाज को ही फायदा नुकसान पहुंचाएंगे ना। इसी बिहार में वो भी नौकरी करेंगे, इसी बिहार में वो भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी एक समस्या, मैं केवल एक ग्लिम्स बोल रहा हूँ। एक और प्रशांत किशोर जी ने जो हमें टास्क दिया जब ये सेल बना, एक तो टास्क हुआ कि हर जिले में स्थापना करनी है, एक्टिव करना है लोगों को, और हर जिले से अगर इच्छुक चिकित्सक हैं जिनके बारे में जनता का अपना अच्छा अनुभव है, और अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उनको आगे लाना और उनको प्रोत्साहित करना, एक ये भी काम। दूसरा, आपके माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूँ कि एक हम लोगों के मन में विचार आया, जो विलेज डॉक्टर्स हैं, बड़ी उनका क्रिटिसिज्म होता है, ज्वाला छाप डॉक्टर, ग्रामीण चिकित्सक, हमने विलेज डॉक्टर कहा, ग्रामीण चिकित्सक वही बात है, जिनको आप नॉन MBBS डॉक्टर, अब उनको उनकी शिकायत की जाती है, उन्हें दोषारोपण दिया जाता है कि ये सब ठीक है, बहुत से लोग उसमें दोषी हैं। तो जब प्रशांत किशोर जी के साथ वार्ता में हम लोगों ने अनुभव किया कि केवल किसी को दोष देने से और गाली देने से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम लोग उनसे बात करें, और उसमें जो थोड़ी भी योग्यता रखते हैं, शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, उनको रखते हैं, उनको जनस्वराज आरोप की टीम जिलेवार ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग, प्राइमरी केयर की। अब किसी को देहात, मैं भी गांव देहात से आता हूँ, बिल्कुल विलेज से मैं आता हूँ, पढ़ाई मेरी 11वीं तक गांव में हुई है, और शुरुआत घोड़े पर बैठ के मैंने भी पढ़ाई की, तो इसलिए गांव का क्या माहौल है वो भी मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। तो वहाँ के जो जिनको ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में लोग, हम तो उसको एब्यूज मानते हैं, झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, उनको क्यों नहीं हम हमारी टीम उनको ट्रेन करे कि भाई अगर किसी को चोट लगी है, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप ये इलाज कीजिए और इतना ही तक इलाज कीजिए।
आप लाइफ सेविंग ऐप कर दीजिए, उनको अब जनस्वराज आरोग्य के डॉक्टरों से कनेक्ट कर देंगे मोबाइल से, वो उनको कॉल करें, वो सपोर्ट उनको करेंगे। हमारा एम है कि जनता को ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट मिल जाए, लेकिन उसमें ऐसा ट्रीटमेंट न मिला कि उनकी जान पर खतरा। और हमारे जनस्वराज आरोग्य की टीम उनको प्रशिक्षित भी करे, उनको सपोर्ट भी करे, ताकि जिस सुदूर जगह जहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं जाते, मैं तो कई ऐसे सब डिविजनल हॉस्पिटल को जाता हूँ जहाँ महिला चिकित्सक मैं सप्ताह में 1 बार जाते हैं, सप्ताह में 1 बार जाते हैं। कुछ दिन पहले ही मेरा अपना डोमेस्टिक हेल्प है, उसकी पत्नी को डिलीवरी होना हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा सब डिवीजन का, वहाँ मालूम हुआ कि सप्ताह में 1 बार मैडम आती है। मेरे ही साथी डॉक्टर है तो मेरे ही कलीग है, लेकिन सप्ताह में 1 बार जाएंगे, बाकी 6 दिन प्रसूता का क्या होगा, कहाँ जाए? प्राइवेट क्लिनिक सबके बस का रूप क्या है? तो ये सब भी हमारे जो जनस्वराज आरोग्य की स्थापना की गई है, हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं कि पब्लिक को हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे सुगम और क्वालिटी उसकी कैसे की जाए, और उसमें जितने ग्रामीण चिकित्सक हमारे साथ इनकॉर्पोरेट होना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के ट्रेंड होना चाहते हैं, क्वालिटी ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, वो उनका हम स्वागत करेंगे, उनको जोड़ें। इससे फायदा क्या होगा? अभी वो कटे हुए कुछ से कुछ कर लेते हैं, नुकसान हो जाता है, मौत हो जाती है, उसके बाद भी मारा पीटी गाली गुफ्ता, उनको इस लायक बनाएंगे। अगर उदाहरण के लिए कि अगर किसी को डिलीवरी है तो इतना बार कर दें कि भाई उनको आकलन कर लें कि क्या करना है, और हम वहाँ के जो नियरेस्ट लेडी चिकित्सक होंगे उससे उनको अटैच करेंगे कि आप उनसे सहयोग मांगिए, वो प्राइमरी सहयोग देंगे, एम्बुलेंस की सेवा देंगे, उनको अस्पताल पहुँचाएंगे। हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि क्वालिटी सर्विस एट दी लोएस्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, ये कार्य भी हमारे जनस्वराज आरोग्य का चल रहा है। लेकिन आज की जो वार्ता आपके साथ है और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, वो मूल रूप से ये है कि आपके माध्यम से हमने ब्रीफ किया 11 तारीख की रैली के लिए हमारी चिकित्सकीय व्यवस्था क्या होगी। मैं पुनः दोहराता हूँ कि सड़क से लेके गांधी मैदान तक हर तरह की चिकित्सीय व्यवस्था, डॉक्टर रहेंगे, उनके ऊपर हम लोग सीनियर डॉक्टर कम से कम 25 से 30 रहेंगे वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए, सर्जन भी रहेंगे, फिजिशियन भी रहेंगे, एनेस्थेटिस्ट भी रहेंगे, तो हम लोग सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और MBBS MD डॉक्टर रहेंगे, नर्सेज होंगी, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, दवाइयाँ होंगी, ऑक्सीजन डिलीवरी की सुविधा होगी, एम्बुलेंस होगी, और 5-6 अस्पतालों से हमारा सामंजस्य प्राइवेट, जहाँ हमको अगर जरूरत पड़ी वो ले जाकर उपचार कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप कुछ इस संबंध में क्वेरी करना चाहते हैं तो स्वागत है। तो सबसे 5 से 6 लाख लोगों की आने की संभावना बता रहे हैं जी। तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आएंगे तो यातायात भी जाहिर सी बात है बाधित होगी जी। और तापमान जो है इस तरीके से है तो इसको कैसे संभाला जाए? नहीं, यातायात बाधित होगी उसके लिए हमारी टीम है जो कि हर जिले के और यहाँ के मूल जो के ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी हैं, कल भी वार्ता हुई है, आज भी दिन में उनके साथ मीटिंग तय थी, और वो चिन्हित कर रहे हैं कि पार्किंग कहाँ होगी, किस रूट से आएंगे लोग, कितने लोग आएंगे, कौन सी गाड़ी को कहाँ रोका जाएगा। और हमारे वॉलंटियर करीब 400 हम लोग ने तय किया कि 400 से 500 वॉलंटियर केवल यातायात को, हमारे एक्टिव वॉलंटियर, जिनको एक दिन पहले हम ट्रेन करेंगे, उनका कहाँ उनका प्लेसमेंट करेंगे, उनको क्या क्या करना है। हमारे सीनियर वॉलंटियर को ट्रेनिंग करने के लिए 25 सीनियर, इसमें कुछ XRB, कुछ ex-PMP, कुछ इस तरह के लोग हैं। ये हम लोग अपना जिला प्रशासन, ट्रांसपोर्ट विभाग वो अपना कर रहा है, उसके साथ हमारा एक कोऑर्डिनेशन, उसके ओवर लेवल हम अपनी भी व्यवस्था कर रहे हैं। ये तो हो गया यातायात के लिए, ट्रैफिक के लिए। गर्मी बहुत है, मैंने पहले ही कहा कि गर्मी बहुत है, 2-3 प्रॉब्लम होगा। हीट एग्जॉशन सबसे पहले, उसके बाद उल्टी है, तो उसके लिए हमने जो भी कैबिनेट सब में पानी चढ़ाने, फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन का, इलेक्ट्रल पाउडर, ORS सोल्यूशन जिसको आप कहते हैं, और चिकित्सकों का दल, तो हम समझते हैं। और सफिशिएंट संख्या में हम IV ड्रिप जिसको कहते हैं, IV फ्लूइड जिसको आप कहते हैं, उसकी उपलब्धता हम रखने जा रहे हैं। और हमको लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से, अगर फिर मैं कहूँगा कि हमको, और हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं 11 तारीख 11 पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन मैं 2 लाइन में आपकी बात के जवाब दूंगा, और मैंने इसलिए इस बात को कहा कि मैंने सब जगह करना है। अगर सब जगह गए तो आपको सब जगह की स्थिति मालूम। सरकार जो कहती है, जो दावा करती है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मेरे बहुत मित्र हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैं कभी कभी प्राइवेट में उनसे पूछता हूँ कि भाई जो दावा करते हैं तो आप लोग उसका कभी सत्यापन नहीं करते। एक आदमी जाके सत्यापन तो कर लीजिए, केवल छाप देते हैं। तो वहाँ भी थोड़ा सा क्षमा करेंगे,
सरकार जो दावा करती है उसका सत्यापन भी नहीं होता है। और स्थिति मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ कि सरकार जो दावा करती है उसमें 50% भी सही नहीं है। नहीं है। मैं पूरी जवाबदेही और जिम्मेवारी से इस बात को कह रहा हूँ। नहीं सर, आपके समय भी तो ऐसा होता होगा, तो आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? नहीं, देखिए मेरे समय में मैं प्रशासन में रहा, आईजीएमएस में। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रशासन में मैं रहा, आईजीएमएस में 5.5 साल, एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, आप पता करेंगे। आईजीएमएस की व्यवस्था सुधारने के लिए मैंने नाली की सफाई से लेकर और मरीज रात में कहाँ सोया है वहाँ तक पर्सनली मैंने मैनेज किया था। आप अगर पता करेंगे तो मेरे काल में आईजीएमएस में हर दीवार पर मेरा निजी मोबाइल नंबर मैंने उपलब्ध कराया था कि जिनको कोई दिक्कत हो किसी भी समय रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मुझे कॉल करें। पहले 3 महीने मुझे एक रात में 8 कॉल आते थे। मैं जाता था, कार्रवाई करता था। उसका पॉजिटिव प्रभाव ये हुआ कि डॉक्टरों को लगा कि नहीं, मेरा डायरेक्टर रात के 1 बजे भी आएगा, 2 बजे भी आएगा। तो वो मैंने कंप्लेन की संख्या घटते घटते 1-2% हो गई। और वहाँ चूंकि ऑटोनोमस था तो मेरे पास शक्ति थी, दवा खरीदने के लिए मुझे सरकार से नहीं मांगने जाना पड़ता था, तो मैं व्यवस्था अपने स्तर से कर सकता था। तो आईजीएमएस का मैं एक ही उदाहरण दूं कि जिस वक्त मैंने चार्ज लिया ओपीडी का फुटफॉल था 1100-1200 ऑन रिकॉर्ड की बात है। अब मुझे ये इन्फ्लेट करके कहने से मुझे कुछ मिलने नहीं जा रहा। 1100 जिस दिन मैंने छोड़ा आज तो और उससे भी बढ़ गया। कमियों को दिखाने का प्रयास करती है तो रोका जाता है। एक इश्तिहार चिपका दिया जाता है कि मीडिया की एंट्री सरकारी अस्पतालों में बंद है। तो इसके लिए आप लोग आवाज खोलें। नहीं, मैं एक ही उदाहरण दूंगा। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जहां मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई है। मैं उसमें एक उदाहरण, जैसा आपने हमारे बंधुओं ने पूछा कि आप भी थे, आप पता कर लीजिए उस 5.5 साल में आईजीएमएस में किसी मीडिया कर्मी, किसी फोटोग्राफर को कहीं की तस्वीर लेने में कोई मनाही नहीं। मैं नाम नहीं दूंगा, एक उस वक्त के चिकित्सक थे जिन्होंने एक मीडिया कर्मी के साथ जो व्यवहार किया, आज उनको सरकार ने बहुत उन्नति देकर जो बड़ा मत दे दिया, मैंने उसको हटा दिया था जिस पद पर भी थे। उसको सिर्फ मीडिया के साथ उन्होंने बिहेव किया था और वार्ड में फोटो नहीं। हमने इतना जरूर मीडिया वालों से कि मेरा 1-to-1 आप सबों के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहता था और मैं कहता था कि मेरी कमी को मत छिपाई। अच्छा संबंध का मतलब नहीं है कि आप मेरे पर पर्दा करें। अच्छा संबंध का मतलब है कि आईजीएमएस एक संस्थान है जो राज्य सरकार की संपत्ति है, राज्य के लोगों की संपत्ति है, अरुण कुमार की संपत्ति नहीं। मैं उसकी छवि को इतना मत गिराइए कि लोगों का विश्वास उस संस्थान से। मैं इतना ही आग्रह करता हूँ। कमियों को गिनाइए, मुझे बताइए, प्रेस में छापिए, मैं उसमें कभी बुरा नहीं मानूंगा और आपसे कोई संबंध मेरा नहीं बिगड़ेगा। और जब मैंने आपको एक दृष्टांत दिया, प्राइवेट वार्ड ब्लॉक में एक एक्स एमएलए और एक प्रेस मीडिया के साथ जब इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, मैंने उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया कि आज सरकार ने उनको बहुत रिवार्ड करना है।